जो प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी ने कहा था, वह चुनौती है मानव को मानव बने रहने के लिए, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की इस चुनौती के लिए उसको ज्ञानवान होना पड़ेगा, उसको शीलवान होना पड़ेगा, उसको वैदिक परंपरा के इस उद्घोष को अंगीकार करना पड़ेगा जो हमारा वैदिक परंपरा कहती है, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम नो मनासी, जानताम के इस उद्घोष को अंगीकार करते हुए कि सब एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ सोचो, एक टीम वर्क के साथ एक धर्म के बारे में, राष्ट्र धर्म ही हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है और यही एक लक्ष्य लेकर के जब हम चलेंगे तो हम मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। याद रखना, राष्ट्र धर्म के मार्ग में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना परस्पर एकता से ही संभव हो पाएगा। परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही हो पाएगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस ऊर्जावान शक्ति के बल पर, छात्र शक्ति के बल पर, क्योंकि यही छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो कहता है कि युवा कल का नहीं आज का नागरिक है और आज का नागरिक है तो उसको हम लोग आज के दिन पर ही उस राष्ट्र धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा करके, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के सामने देश की शताब्दी वर्ष के लिए जो टारगेट तय किया है, कैसा भारत चाहिए, वह विकसित भारत, विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक स्वावलंबी भारत, और उस स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हम लोगों को समय के प्रवाह की गति को समझना पड़ेगा। अगर हमने समय के प्रवाह की गति को नहीं समझा, उसके सापेक्ष अपने आप को नहीं लेकर के चले, तो वह दुर्गति जरूर कर देगा और उस दुर्गति से बचने के लिए आवश्यक है कि हम विज्ञान और तकनीक से भागे ना। याद रखना, जब अच्छे लोक कल्याणकारी, राष्ट्र कल्याणकारी सोच का युवा विज्ञान और तकनीक के साथ जुड़ेगा, नई प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ेगा, तो वह स्वयं मजबूत होगा, समाज को मजबूत बनाएगा, राष्ट्र को भी मजबूत बनाएगा। इसलिए इससे भागने की आवश्यकता नहीं। हम भागते हैं तो लोग हमें क्या कहेंगे? हमारे बारे में कहेंगे कि हम तामसिक जड़ता के शिकार हैं। हमें तामसिक जड़ता का शिकार भी नहीं बनना है। हमें अपने आप की प्रासंगिकता भी बनाए रखनी है और हमें इस बारे में जरूर ध्यान देना होगा कि हर टेक्नोलॉजी के दोनों आधार होते हैं, वो दुधारी होती है। अच्छे लोगों के हाथों में जाएगी, शीलवान लोगों के हाथों में जाएगी, ज्ञानवान लोगों के हाथों में जाएगी तो लोक कल्याण का, राष्ट्र कल्याण का माध्यम बनेगी। अगर वही दोधारी तलवार नकारात्मक सोच के लोगों के हाथों में जाएगी, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, विध्वंसात्मक ताकतों को बढ़ावा मिलेगा, राक्षसी प्रवृत्ति को, दानवी ताकतों को उससे आगे बढ़ने के लिए अपनी नकारात्मक गतिविधि को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। और ये अक्सर देखने को मिला है कि आज से नहीं, ये सृष्टि के कालखंड से देखने को मिलता है कि दैवीय शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां, ज्ञानवान और शीलवान शक्तियां हमेशा अपने को कहीं ना कहीं रिजर्व करके फिर कदम रखती हैं। और परिणाम क्या रहा? एक समय ऐसा भी आता है जब किसी ददीची को अपनी हड्डी दान देने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
एक समय ऐसा भी आता है जब इसकी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। कीमत चुकाने का समय नहीं, बल्कि अपनी तकनीक का कीमत लेने का समय है, और उस कीमत के लिए हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। याद रखना, युवा केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अंदर भी जहां इस युवा ऊर्जा का सम्मान हुआ है, सही दिशा मिली, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में कोई कोताही नहीं बरती। आज यहां पर हम लोग भले ही दिव्यांग जन के लिए कार्य करने वाली एक संस्था के को फाउंडर को यहां पे सम्मान किया जा रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर दृष्टिबाधितों की पहली जो प्रेस हुई थी ब्रेन लिपि में, वह उसके जो लुइस ब्रेल थे, उन्होंने मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था, मात्र 15 वर्ष की आयु में। आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि की थी, और न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि 23 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज डाला था। यह है युवा शक्ति। वह चाहे तो जहां चाहा वहां रहा, और मुझे लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका एक सशक्त प्लेटफॉर्म बन सकता है, बना है और बन सकता, और मजबूती के साथ बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें समय के सापेक्ष अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और वह है कि जब आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं तो पहले युवा ऊर्जा आ गई, युवाओं का संगठन भी है, लेकिन आपने अपना स्लोगन भी दिया है, ज्ञानशील एकता। ज्ञानवान बनने के लिए मुझे लगता है कि भारत से बड़ा, इससे बड़ा आग्रही कोई दूसरा नहीं रहा होगा दुनिया में। श्रीमद् भगवद गीता ने तो इसके बारे में कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम में विद्यते, यानी ज्ञान की परंपरा से पवित्र भारतीय मनीषा ने किसी अन्य कार्य को नहीं माना, और यही कारण रहा है कि हमारे यहां ऋषि परंपरा का प्राचीन काल से ही बड़ा सम्मान रहा है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जिस भी स्टेज पर यह आवश्यकता पड़ी, भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत के ज्ञान के वाहक उन महापुरुषों ने एक नया संदेश भी दिया। पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले या अप दीपो भव के माध्यम से अपने अंदर के ज्योति को देखने की प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान बुद्ध हो या महावीर, इन सबके जीवन को लें, या फिर आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की आयु तक जिए थे। मित्रों, अगर आप युवाओं की स्थिति को देखें, वीर अभिमन्यु महाभारत के सबसे ऊर्जावान युवाओं में हैं। जब 7-7 महारथी उन्हें घेर रहे हैं तो वीर अभिमन्यु की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष का एक युवा महाभारत के युद्ध में अपने शौर्य का परिचय दे रहा है, और एक नहीं कई कई कौरवों के महारथी घेर रहे हैं उनको, तब जाकर के वह वीर अभिमन्यु पर तब भी वह विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति उस कालखंड की थी। या फिर 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।
जो हट राखे धर्म को तिह राखे करतार का उद्घोष करने वाले महाराणा प्रताप। याद करिए 27 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी का पहला युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था, मात्र 22,000 सैनिकों के साथ। महाराणा प्रताप की उम्र क्या थी? 27 वर्ष, और सेना थी 22,000 की। अकबर की सेना थी 1 लाख से अधिक, और लगातार 30 वर्ष तक महाराणा प्रताप इस युद्ध को लड़ते रहे, और अंततः अपने सारे दुर्ग और किलों को उन्होंने अकबर से वापस लेकर के उस समय भारत के स्वाभिमान और सम्मान की, स्वदेश और स्वाभिमान का क्या परिचय होना चाहिए, यह उन्होंने करके दिखाया था। हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सभी महापुरुष कौन थे? 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की याद करिए, उस वीरांगना को जिसके बारे में कहा गया कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटतानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वाधीनता के लिए लड़ी थी, उम्र थी मात्र 26 वर्ष, और वह विजयी हुई थी। अंग्रेज उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका संदेश देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, इसका उद्घोष करने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ये सभी महान क्रांतिकारी, ये सब युवा ही थे। और वीर सावरकर को जब एक ही जन्म में 2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी, वीर सावरकर दुनिया के पहले क्रांतिकारी हैं जिन्हें एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उस समय वीर सावरकर की उम्र मात्र 28 वर्ष थी। और याद करिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह। क्या उम्र थी? 7 साल, 9 साल, 11 साल, 14 साल, यानी ये सभी उस उम्र में देश के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर, और विद्यार्थी परिषद अक्सर उन कार्यक्रमों में सहभागी बनता है जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भारत की वैदिक परंपरा के बारे में, और कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की आयु जिए थे, मात्र 39 वर्ष की आयु। उनके बारे में स्वामी विवेकानंद ने के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है
तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी के बारे में यहां पर हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ने आपके सामने विस्तार से रखा। अखिल भारतीय स्वरूप देने के साथ ही एक बड़े दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद तैयार हो, अपने मूल्यों और अपने आदर्शों को ध्यान में रख करके वो कार्य कर सके। इन बातों को लेकर के जब विद्यार्थी परिषद कार्य करता है तो वह सचमुच आज की एक आवश्यकता बन जाती है, और उन्हीं आवश्यकताओं को लेकर के यह युवाओं का एक संगठन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे स्वयं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अपने विद्यार्थी जीवन में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके राष्ट्रवादी मिशन के साथ जोड़ने की एक आधारशिला है, उसे एक नई दिशा देने का माध्यम बनती है, उसे समाज के विभिन्न तबकों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के युवाओं का एक सबसे बड़ा दुनिया का संगठन है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में युवा कौन है। जब युवा की हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे मुद्दे हमारे बीच आते हैं, बहुत सारे बातें हमारे सामने आती हैं, और मैं इस पे अक्सर चर्चा करता हूं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, 1857 की क्रांति, प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाने वाले, 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ उस युद्ध को प्रखरता के साथ लड़ने वाले, उस समय के जो अमर सेनानी थे बाबू कुंवर सिंह जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि बिहार के आरा से लेकर के आजमगढ़ तक उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर हम उनकी चर्चा करते हैं, या संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण हो, या वीर बंदा बैरागी हो, या फिर एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा प्राप्त करने वाले वीर सावरकर, यह भी तो युवा ऊर्जा के ही प्रतीक थे। आप ही के बीच में छुपे हुए ऐसे लोग जो छद्म रूप में धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वे सेवा की सौदेबाजी कर रहे हैं, और उस सौदेबाजी पे लगाम लगाना, उसको देखना समाज के प्रबुद्धजनों का, समाज से जुड़े हुए जागरूक नागरिकों का यह दायित्व बनता है। यह केवल एक संगठन का काम नहीं, किसी सरकार का मात्र कार्य नहीं, बल्कि हर राष्ट्रभक्त का कार्य होना चाहिए, हर जागरूक नागरिक का कार्य होना चाहिए। और यही कार्य यहां पे टीस जैसी संस्थाएं, यहां पर दिपेश नायर जैसे नौजवानों के माध्यम से कर रही हैं, और ये अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए दिपेश जी आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपको यहां पर प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार से आपको सम्मान किया गया। सचमुच इस सम्मान का गौरव बढ़ा है, क्योंकि छद्म रूप से जो लोग हमारे बीच में, हमारे ही लोगों को तोड़ करके धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके एक बड़े नेटवर्क को आपने एक ब्रेकर दे दिया है अपने संस्था के माध्यम से कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये लक्ष्मण रेखा है।
उस लक्ष्मण रेखा को आपने तय किया, आपकी संस्था तय कर रही है और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज तो दिव्यांगजनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4% आरक्षण की सुविधा दी जा रही है और 16 से अधिक कैटेगरी को इसमें लिया गया है। अगर थोड़ा भी हम उन्हें प्रशिक्षित कर लें, थोड़ा भी उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा लें, तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और याद करिए, प्रतिभा किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब की मोहताज नहीं होती है, हर एक जगह छुपी हुई है। अगर ईश्वर ने कहीं कमी की है तो उसकी पूर्ति भी करता है, याद रखना, उसकी पूर्ति भी करता है। और उसकी पूर्ति में हम सब सहभागी बन पाएंगे तो ये ईश्वरीय कार्य होगा।